हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मैथ्स लर्निंग चैनल में। आज हम ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वो फर्दर हमारी ग्रुप थ्योरी में वो यूज होंगे। तो सबसे पहले हम कुछ सिंबल्स जान लेते हैं, किसका क्या मतलब होता है और कब कैसा कौन सा सिंबल यूज़ होगा। मैंने यहाँ पर कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं, तो आइए हम जानते हैं किस सिंबल का क्या मतलब होता है। हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेरे पास ये जो सिंबल होता है, मुझे पता है आप लोग फैमिलियर होंगे इस सिंबल से। ये करली ब्रेसेस है और इसका मतलब होता है ये एक सेट है। ये सेट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अगर ये खाली हो, इसमें कुछ भी ना हो, तो इसका मतलब होता है ये एक नल सेट को। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को हम बोलते हैं नल सेट। और इस नल सेट को या एम्प्टी सेट को हम फाई से भी डिनोट करते हैं। दिस इज़ अ सिंबल फॉर फाई, इसे हम बोलते हैं फाई। कभी भी नल सेट होगा तो हम उसको कर्ली ब्रेसेस या फाई से डिनोट करेंगे। इसका मतलब है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसको हम आगे और क्लियरिटी से समझेंगे। मैं नेक्स्ट आ जाती हूँ सेकंड नंबर। ये होता है हमारा देयर एग्जिस्ट के लिए साइन। दिस इज अ साइन फॉर देयर एग्जिस्ट। मैं इसको समझ लेती हूँ ये होता क्या है। एक्चुअली में देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कि दैट एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट सेटिस्फाइज अ गिवन कंडीशन। सपोज मेरे पास एक स्टेटमेंट है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सिंस आप जानते हैं कि मैंने अभी इसको ये दिस इज अ साइन फॉर सच दैट, मैं अभी इसके बारे में बता रही हूँ। तो अगर ऐसा लिखा है कि देयर एग्जिस्ट एक्स, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक एक्स तो हमें ज़रूर मिलेगा। देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एटलीस्ट वन के लिए बात ट्रू तो होगी। दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर कोई एक रियल नंबर होगा, होगा ज़रूर। सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और हम जानते हैं ये बात सही होती है, क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास एक रियल नंबर आता है जिस जब 2 का स्क्वायर करते हैं जो कि 4 बन जाता है। इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट सेटिस्फाइज अ गिवन कंडीशन। इसका मतलब है कि कम से कम एक फॉर एटलीस्ट वन के लिए ये बात ट्रू तो होगी। हम आगे और ग्रुप थ्योरी में इसका और बार बार यूज़ होगा तो आपको और क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक ये साइन होता है, इसका मतलब होता है, इसको हम इम्प्लाइज दैट भी बोलते हैं, इसको हम कंडीशनल भी बोलते हैं, और इसको हम इफ़ देन भी बोलते हैं। ये कब यूज़ होता है? इसका मतलब होता है हमारे पास कि अगर यहाँ से कोई चीज़ ट्रू है, सपोज यहाँ से कोई चीज़ ट्रू है, तो इसका मतलब है वो ये भी बात अगर ट्रू ही होगी। अगर इतनी बात अगर सत्य है तो फिर देन ये भी सत्य ही होगी। इसके लिए हम इम्प्लाइज दैट कंडीशनल या इफ देन का यूज़ करते हैं। बट अगर ये वाली बात ट्रू है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू होगी। हो सकता है हो सकता है नहीं हो, क्योंकि हमारे पास जैसे जहाँ एरो लगा है, ये एक तरफ एरो लगा है, इसका मतलब है कि अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगी ही। अगर ये ट्रू है तो ज़रूरी नहीं है ये ट्रू हो, क्योंकि ये एक यूनि डायरेक्शनल हो रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास बाय कंडीशनल। ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन आती है ग्रुप थ्योरी में। इसको हम बाय कंडीशनल भी बोलते हैं, इसको हम इफ़ एंड ओनली इफ़ मतलब दोनों तरफ से कंडीशन ट्रू होना, या इसको हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी बोलते हैं। अगर कभी थ्योरम्स में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिख के आए तो आप समझ जाना कि ये इफ़ एंड ओनली इफ़ बाय कंडीशनल या दोनों तरफ से ट्रू होने वाली कंडीशन है। नेक्स्ट हम समझते हैं, दिस इज बेसिकली अ बिलोंग्स टू साइन। इसका मतलब मैं समझ लेती हूँ। सबसे पहले एक मैं सेट कंसीडर कर रही हूँ। सपोज वी हैव अ सेट ए
और मान लेती हूँ मैं उसमें एक एलिमेंट है 1 2 3। लेट्स सपोज वी हैव अ सेट ए कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। सो मुझे ये बताना है कि यहाँ 1 जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है, ए सेट में, 2 एलिमेंट भी ए सेट में, 3 एलिमेंट भी इस ए सेट में। सेट मतलब होता है एक मैंने ए सेट बनाया, उसमें 1 भी है, उसमें 2 भी है, उसमें 3 भी है। तो मैं इस चीज़ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करूँगी? मैं इसको ऐसे करूँगी कि मुझे बताना है कि 1 ए में है, तो मैं लिखूँगी 1 बिलोंग्स टू ए। मैं लिखूँगी 1 बिलोंग्स टू ए। मुझे बताना है 2 ए में है, तो मैं लिखूँगी 2 बिलोंग्स टू ए। अब मुझे पता है 3 भी ए में है, तो मैं इसके लिए क्या लिखूँगी? 3 बिलोंग्स टू ए। सो आपको इस तरीके से बिलोंग्स टू का साइन यूज़ होता है। सिंस आप देख रहे हैं सिर्फ ए में 1 2 और 3 एलिमेंट हैं, क्या इसमें 4 है? 4 नहीं है इसके अंदर। तो मैं कैसे बताऊंगी कि 4 इस सेट ए में नहीं है? मैं इसको बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ डज नॉट बिलोंग्स टू साइन। अगर नहीं है तो मैं यूज़ करूंगी डज नॉट बिलोंग्स टू साइन। 4 मेरे पास इस सेट में नहीं है, तो मैं लिखूंगी 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसमें तो 1 2 3 है, तो मेरे पास 8 भी कोई नंबर हो सकता है, तो मैं लिखूंगी 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक चीज़ और याद रखनी है आप लोगों को कि कोई एलिमेंट बिलोंग्स करता है किसी सेट में, ये बिलोंग साइन तभी आएगा जब कोई एलिमेंट को हमें बताना है कि वो किसी सेट में है या नहीं है। ओके, सो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है सच दैट साइन। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सच दैट बहुत बार पढ़ा होगा। तो ये सच दैट जब हम मैथ्स में यूज़ करते हैं तो हम मैथ्स में हमेशा सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये ऑपरेशन होता है। सो कभी भी सच दैट लिख के आएगा या इस तरीके से आएगा, तो आप उसको रीड करेंगे सच दैट। आगे और इसके बारे में हम समझेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। तो हम समझते हैं ये प्रॉपर सबसेट होता क्या है। नाउ हम समझेंगे अब हम समझेंगे प्रॉपर सबसेट और सबसेट के बारे में। सो आपने ये चीज़ें 11th 12th में भी पढ़ी होंगी। सो अभी फिर एक बार और देख लेते हैं, ये इनका बहुत यूज़ होगा अभी। सो एक होता है प्रॉपर सबसेट जिसे हम इस सिंबल से यूज़ करते हैं, और एक होता है सबसेट। सबसेट में यहाँ इक्वल का साइन और आ जाता है। सो सबसे पहले सपोज मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5। लेट सपोज उसमें ये एलिमेंट है, एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है ये सबसे पहले मैंने देखा था ये तो नॉन एम्प्टी है इसमें, क्योंकि कोई ना कोई एलिमेंट तो है ही। अब कब एक सेट प्रॉपर सबसेट होता है, कब एक सबसेट होता है, वो एक देख लेते हैं। अगर मेरे पास सपोज एक सेट है ए और उसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3, तो मैं क्या लिखूंगी? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। प्रॉपर सबसेट तब बनता है तब वो पूरा का पूरा उस सेट में कंटेन या पूरा टोटली उसके अंदर लाई कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं ए एक्स के बराबर तो नहीं है, क्योंकि एक्स में तो 4 5 एलिमेंट और हैं, लेकिन ए पूरा का पूरा इस एक्स के अंदर है, तो मैं कहूँगी ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। अगर मैं एक एलिमेंट मान लूँ या एक और मैं सेट ले लेती हूँ बी, और बी में मैं वही एलिमेंट ले लेती हूँ जो एक्स के अंदर है 1 2 3 4 5, तो मैं क्या कहूँगी कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर इक्वल की भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर सब प्रॉपर सबसेट तो है ही लेकिन सबसेट भी है, क्योंकि यहाँ इक्वल की भी कंडीशन हो रही है। ये इसके अंदर लाई कर रहा है, ये चीज़ इसके अंदर लाई कर रही है, दैट मीन्स ये दोनों बराबर भी हैं। तो ये होता है हमारा प्रॉपर सबसेट और ये होता है सबसेट। और एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि अभी मैंने बताया था एक एलिमेंट बिलोंग्स करता है किसी सेट में, तब हम बिलोंग का साइन करते हैं। लेकिन अगर सेट में अगर जाना हो तो सेट या तो प्रॉपर सबसेट होता है या फिर सबसेट होता है किसी सेट का। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं यूनियन।
सो यूनियन क्या होता है उसको देख लेते हैं। यूनियन, सपोज वी हैव टू सेट्स 1 2 3 4 5 एंड another set will be, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, b is equals to 2 and 4. So if we want to find the union of set A and B, then we will write it as follows कि A union B. यूनियन का मतलब होता है हम एक सेट बनाएंगे जिसमें वो एलिमेंट होंगे जो A में भी हो और B में भी हो और दोनों में भी हो, बट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो मैं देख रही हूँ 1 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, लेकिन हम इसमें लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ पर अगर मैं सपोज मैं यहाँ पर एक 7 भी ले लेती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर मैं देख रही हूँ 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 तो इधर 101% आएगा। 3 देख रही हूँ इसमें है बट इसमें नहीं है, बट हम ए यूनियन बी वाले सेट में लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3। सिमिलरली हमारे पास आएगा 4, सिमिलरली हमारे पास आएगा 5। अब मैं देख रही हूँ यहाँ से तो सारे एलिमेंट कवर हो गए मेरे, और यहाँ से मेरे पास 2 कवर हो गया, मेरे पास 4 कवर हो गया, बट मेरे पास अभी 7 बच रहा है। तो हम यूनियन लेते हैं तो ये 7 भी लेंगे। तो यूनियन का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हो, जो बी में भी हो और ए एंड बी दोनों में हो। सो ये हमारा बनता है यूनियन। अब हम देख लेते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। मैं इसको ए और बी को ही सेट लेके चल रही हूँ। अब मैं देखूंगी इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन के लिए वी विल राइट इट एज ए इंटरसेक्शन बी। हमें इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी। सो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे देख लेते हैं हम। इंटरसेक्शन में आता है जो इन दोनों में सिमिलर हो वो एलिमेंट्स आते हैं। सो मैं इधर देखूंगी 1 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो मैं इसमें नहीं लूंगी। सिंस 2 ए में भी है 2 बी में भी है, इन दोनों में है, तो मैं इंटरसेक्शन में लूंगी इसको। तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा 2। 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, नहीं लूंगी इसमें। इसमें 4 है इसमें भी 4 है, तो मैं इसमें 4 ले लूंगी। और मैं देख रही हूँ 5 और 7 ए और बी में ही है, दोनों में नहीं है, इसलिए बस मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा 2 और 4। आई होप आप लोगों को इन सिंबल्स के मीनिंग समझ में आए होंगे कि कौन से किस सिंबल का क्या मतलब होता है, और इसको हम फर्दर आगे थ्योरम्स में और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। नाउ हम कुछ और इम्पॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में देख लेते हैं जो ग्रुप थ्योरी में यूज होंगे। सो ये है, सो दिस इज अ साइन फॉर ऑल। फॉर ऑल के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। ये होता है देयर एग्जिस्ट के लिए साइन। ये अभी सिर्फ आप ये नाम देख लीजिए, इसका आगे हम देखेंगे कि कब कौन सा सिंबल यूज़ होना है, तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा। सो दिस इज अ सिंबल फॉर देयर एग्जिस्ट। इसमें लिखा है x नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब है दिस मीन्स दैट x इज नॉन एम्प्टी। लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 5। 5 मतलब होता है एम्प्टी सेट या नल सेट, बट x एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं है। यहाँ पर ये साइन नहीं है के लिए है। सो x एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं है, इसका मतलब है x एक सेट है जिसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो होगा ही। अगर एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो ये एक एम्प्टी सेट बन जाएगा, बट हम कह रहे हैं ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। सो इसका मतलब है दिस मीन्स दैट x इज नॉन एम्प्टी, दैट इज एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेट। फिर हम देख लेते हैं a डिवाइजर ऑफ b। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है ये a डिवाइजर ऑफ b। इसका मतलब है, इसको पढ़ते हैं हम a, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, a इज डिवाइजर ऑफ b। इसका मतलब है कि अगर मैं b को a से अगर डिवाइड करती हूँ, यहाँ देखिए यहाँ जो लिखा है उसको मैं इससे डिवाइड कर रही हूँ, जब मैं b को a से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 0। मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं आएगा इसका मतलब है रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। सो उसके लिए मैं लिखूंगी a, और ये इसको मैं दिखा देती हूँ, a इज नॉट डिवाइजर, इसको मैं ऐसे काट दूंगी, और b, इसका मतलब है a डिवाइजर नहीं है b का। इसका मतलब है कि मैं अगर b को a से डिवाइड करूं तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा, 0 रिमाइंडर यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ इसका मतलब क्या है। अगर ब्रैकेट में a कॉमा b लिखा हो इसका मतलब होता है जीसीडी ऑफ a एंड b। अब जीसीडी आप जानते होंगे,
GCD को HCF भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। तो इसका मतलब हमें HCF ही लेना है ए और बी का। ए यहाँ पर एक, ठीक है, तो हमें लेना है ए और बी। अगर इस तरीके से आए इसका मतलब होता है GCD ऑफ एलिमेंट ए एंड बी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं OX। OX का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ सेट X। देख मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट X। सपोज यहाँ पर ही लिख रही हूँ मैं, सपोज वी हैव अ सेट X consisting of element 1 2 3 4 7 9. So the order of the set X, which is denoted by OX, and this is basically the number of elements which is present in the set X. So we can simply count the number of elements in X. So there will be 1 2 3 4 5 and 6 elements present in set X. So the order of set X will be 6। इस तरीके से हम ऑर्डर निकालते हैं किसी सेट X का। उस सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे हम गिन लेंगे, वही उसका ऑर्डर बन जाता है। सो ये आप जानते होंगे, दिस इज अ साइन फॉर कॉन्ग्रुएंट, दिस इज अ साइन फॉर कॉन्ग्रुएंट। और इसी तरीके से एक और सिंबल आपने पढ़ा होगा, दिस इज अ साइन फॉर सिमिलर। इसी तरीके से इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट। इसको हम फर्दर आगे थ्योरम्स में समझेंगे कि कब कौन सा सिंबल यूज होगा, जिससे आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।